तो हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तो अब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, डिग्रेडेशन ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अपन ने पिछली वीडियो में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनाए दो अलग अलग वे में, एक तो साल्वेज पाथवे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद डी नोवो सिंथेसिस। अब अपन करेंगे इसका डिग्रेडेशन। तो मेन एंड प्रोडक्ट जो होगा इसका वो बनेगा अपने पास यूरिक एसिड। ठीक है, फिर अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस होती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हाइपर यूरिसेमिया के अंदर गाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्लिनिकल केस भी आता है। ठीक है, तो करते हैं अपन इसका एंड प्रोडक्ट बनाते हैं यूरिक एसिड। ठीक है, इसको डिग्रेडेशन करते हैं। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान वीडियो है, एक सिंपल सा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की अगर अपन बात करें तो अपन ने कौन कौन से बनाए थे। लास्ट में अपना बना था आईएमपी, और आईएमपी से अपन ने बनाए थे एएमपी और जीएमपी। ठीक है, तो ये प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है, इनका अपन को करना है डिग्रेडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं अपन एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एएमपी डीएमिनेज। एएमपी डीएमिनेज एंजाइम मतलब अमोनिया रिलीज होगी, नाम से ही पता चल रहा है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है तो उससे रिलेटेड अपन क्लिनिकल भी एक पढ़ेंगे कि अगर फिर फाइनली ये स्टेप रुक जाएगा तो यूरिक एसिड एंड में नहीं बनेगा, तो हाइपोयूरिसेमिया की कंडीशन होती है, और इसको अपन बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी एडी एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस डिजीज़ के लिए सबसे पहले जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करी थी एक 4 साल की लड़की में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बात है ये। अब आईएमपी की अगर अपन बात करें तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब ये फोस्फोमोनोएस्टरेज एंजाइम, फोस्फोमोनोएस्टरेज एंजाइम, इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा आपका, और फॉस्फेट ग्रुप अगर रिलीज़ हो गया तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अपनी पहली वीडियो ध्यान से देखिए ना, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो गया और ये बन गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें क्या है, शुगर और बेस है। तो अब जो एंजाइम आएगा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेस, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में पीएनपी। अब इसमें क्या होगा, आपकी एक शुगर भी निकल जाएगी, राइबोज 1 फॉस्फेट निकल जाएगा। ठीक है, और अगर शुगर भी निकल गई तो अब क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ बेस, और वो होगा हाइपोजेंथिन। ठीक है, अब ये खाली बेस बच गया, हाइपोजेंथिन आपके पास। अब जो होगा, ये अपन खाली एएमपी को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अभी इसी के अंदर मैं कन्वर्ट करूँगा सब पाथवे। फिर ये हाइपोजेंथिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है जेंथिन ऑक्सीडेज। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इसमें, और ये H2O+O2 से बना लेता है H2O2। ठीक है, और अपने पास बन जाता है हाइपोजेंथिन से जेंथिन, और फाइनली सेम एंजाइम जेंथिन ऑक्सीडेज की मदद से सेम स्टेप H2O2 फॉर्मेशन होगा, एंड बनेगा अपने पास फाइनली यूरिक एसिड जो अपन को बनाना था। ठीक है, तो ये हो गया, बस ये समझ गए तो अब दूसरे भी समझते हैं। ठीक है, ये एएमपी था। डायरेक्ट एडेनोसिन से भी अपन बना सकते हैं, तो डायरेक्ट एडेनोसिन से आइनोसिन भी बन सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एडेनोसिन है, तो वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज, सेम स्टेप है, एक अमोनिया रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा अपना आइनोसिन। ठीक है, फिर एडेनोसिन का भी डिग्रेडेशन, आइनोसिन बन गया, फिर सेम स्टेप हाइपोजेंथिन जेंथिन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अब अगर अपन बात करें तो गुआनिन की बात करें तो गुआनोसिन जो है, गुआनोसिन जो है, गुआनोसिन का क्या होगा, सबसे पहले तो गुआनोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गुआनेज, गुआनेज एंजाइम की मदद से इसमें से भी अमोनियम आयन रिलीज होता है, और अपने पास बनता है जेंथोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, सेम एंजाइम वापस एक्ट करा दो,
न्यूक्लियोसाइड है तो एक शुगर निकालनी है, शुगर निकालने के लिए प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड राइबोसाइलेज, ठीक है। तो इसमें से राइबोस 1 फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी आपकी, और आपके क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बेस बन जाएगा जेंथीन, और ये जेंथीन बन गया तो उससे फिर जेंथीन ऑक्सीडेज और यूरिक एसिड, ठीक है। एक अगर गुआनोसिन से एक और स्टेप भी हो सकता है, जैसे ये गुआनोसिन है तो डायरेक्ट इसमें से पहले पीएनपी एंजाइम एक्ट कर जाए तो इसमें से राइबोस 1 फॉस्फेट निकल जाएगी और बन जाएगा डायरेक्ट अपना गुआनिन, ठीक है। ये बेस है, फिर डायरेक्ट ये बेस के ऊपर अगर अपन गुआनेज एक्ट करा दें, गुआनेज एंजाइम एक्ट करा दे, इसमें से अमोनिया रिलीज़ हो जाएगी और ये डायरेक्टली बन जाएगा आपका जेंथीन। तो एंड प्रोडक्ट कुछ भी हो, कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, एडेनोसिन हो, गुआनोसिन हो, आईएमपी हो, कुछ भी हो, आपका यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, बस यही बना लेना और कुछ इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक ये जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जेंथीन ऑक्सीडेज ये क्या है, इट इज़ अ मेटलो फ्लेवोप्रोटीन, it is a metalloflavoprotein, it contains FAD, मोलिब्डेनम एंड आयरन, ठीक है। ये एमसीक्यू भी आते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो इट कंटेन्स FAD, मोलिब्डेनम एंड आयरन, और इसमें क्या होता है, जेंथीन जैसे ही ऑक्सीडाइज होता है यूरिक एसिड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, ये एक ऐसी बेसिक बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे पहले मोलिब्डेनम को ट्रांसफ़र होता है, मोलिब्डेनम से फिर FAD को होता है, FAD से फिर फाइनली मोलिकुलर ऑक्सीजन को होता है, और उसके बाद H2O2 बनता है, ठीक है। ये H2H2 कैसे बनता है उसका मैकेनिज्म बताया, ठीक है। ये वैसे इतना ध्यान नहीं रहे तो चलेगा। अब एक बात आती है स्पीशीज़ डिफरेंस, स्पीशीज़ डिफरेंस कि अपन जैसे ह्यूमन बींग्स है तो अपने अंदर, ह्यूमन बींग्स है अपन तो अपने अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपका यूरिक एसिड, ठीक है, ठीक है। इसके आगे इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, अपने अंदर जो एंड प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। हाउएवर अपन जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक, क्योंकि मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है अपन पास आउट करते हैं एज यूरिया, जो अपन ने प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अच्छे से बनाई यूरिया को, ठीक है। और बाकी जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक, क्योंकि उनका मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में पास आउट होता है, ठीक है। बिकॉज दे एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन एज वेल एज अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म। और अगर एक इम्पॉर्टेंट बात करें तो लोअर प्राइमेट्स एंड सम अदर एनिमल्स के अंदर, कुछ कुछ एनिमल्स के अंदर एंजाइम होता है यूरिकेज एंजाइम। तो वो यूरिकेज एंजाइम क्या करता है, जो लास्ट में अपना यूरिक एसिड बनाए ना, उसको ये सॉल्यूबल एलेंटॉइल में कन्वर्ट कर देता है, एलेंटॉइन। तो उनमें फाइनल प्रोडक्ट ये एलेंटॉइन होता है, वो बहुत ज़्यादा वाटर सॉल्यूबल है और ये इजीली एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के अंदर, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल भी अपन गाउट के अंदर इसके ट्रीटमेंट के अंदर देते हैं कि ठीक है, यूरिक एसिड जो है वो लेस सॉल्यूबल होता है तो उसको अपन रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज एंजाइम, रास ब्यूरिकेज रिकॉम्बिनेंट यूरिकेज एंजाइम दे देते हैं, और जिससे सॉल्यूबल एलेंटॉइन बन जाता है और उसका एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है, और हाइपर यूरिसेमिया से रिलीफ मिलता है। तो ये एक बात अपन अगली वीडियो में भी करेंगे। तो ये अपन में नहीं होता, ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो एंड प्रोडक्ट अपना बन गया यूरिक एसिड। अब अगर इसके नॉर्मल लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर अगली वीडियो में इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल लेवल्स मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग है। मेल्स में होता है नॉर्मल लेवल इसका 3 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल्स में होता है इसका 2 to 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और डेली एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो डेली एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड 500 से 700 मिलीग्राम पर डे होता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। अब इससे रिलेटेड ही क्लिनिकल पढ़ेंगे, क्या क्या क्लिनिकल हो सकती है, या तो हाइपर यूरिसेमिया हो गया या फिर हाइपो यूरिसेमिया होगा, ठीक है। हाइपर यूरिसेमिया में अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखेंगे गाउट, और एक और कौन सा होता है हाइपर यूरिसेमिया जो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, लेश नियहान सिंड्रोम, ठीक है। हाइपोयूरिसीमिया में साफ ही बता दिया था मैंने आपको, या तो AMP डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी होगी जिसको बोलते हैं सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी, और एक अपन देखेंगे कि या तो जेंथीन ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी हो जाए तो भी नहीं ब्रेक डाउन होगा ये, या फिर
प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाए, उससे हाइपोयूरिसेमिया होगा। ठीक है, तो ये खाली एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इस पर शॉर्ट नोट नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है गाउट के ऊपर, तो वो अपन अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, बहुत अच्छे से बना लेना है इसको, और एंड प्रोडक्ट आपको यूरिक एसिड बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।